हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग अपने इस लेक्चर में अपने 5Q सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हम लोगों ने कहाँ से लिया, इज टेकन फ्रॉम वेयर। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोगों ने ना लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना, आपका सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से आया है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर चीज का अगर आप आंसर देखो ना, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है। अब कनाडा से हम लोगों ने और क्या क्या लिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कनाडा से हम लोगों ने रेसिड्यूरी लिस्ट का कंसेप्ट भी हम लोगों ने यहाँ से लिया है, या रेसिड्यूरी पावर का कंसेप्ट हम लोगों ने कनाडा से लिया है। मोर ओवर यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है कि सेंटर जो है ना, सेंटर आपका गवर्नर को अपॉइंट करता है इन स्टेट। तो ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने कनाडा से लिया है। मोर ओवर कनाडा से हम लोगों ने और क्या लिया है, तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कनाडा से। अगर उसी तरह अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, यानी कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो यहाँ से हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजियर का कंसेप्ट लिया है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंसेप्ट लिया है, और सिंगल सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट हम लोगों ने यहीं से लिया है। देखो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये अपने में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एनटीपीसी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर अब हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए से भी हम लोगों ने बहुत सारा चीज लिया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों ने यूएसए से बोरो किया है, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है। इसके अलावा यूएसए से हम लोगों ने क्या लिया है, तो इसके अलावा यूएसए से हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू का भी कंसेप्ट यूएसए से लिया है। मोर ओवर हमें ये पता है ना कि हमारा जो देश का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, आपका यूएसए से लिया है। प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, तो ये प्रियम्बल का कंसेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है, तो आयरलैंड से हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट लिया है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ ना, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देख के जाना, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत का लास्ट वाइसरॉय कौन था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ना, वो है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहीं पे ना हम थोड़ा वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो पूरा गवर्नर जनरल या वाइसरॉय का जो पूरा कहानी है ना, ये कहीं ना कहीं शुरू कहाँ से होता है। इसकी शुरुआत होती है आपकी 1773 से। 1773 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कानून लेकर आती है, एक एक्ट पास करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को समझने के लिए ना, पहले एक काम करते हैं। हम ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि वो भारत में किस तरह अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी, या किस तरह भारत को कंट्रोल करती थी। तो देखो, भारत में अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीका से चलाने के लिए ना, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, तीन जगह पे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। एक था बंगाल, दूसरा था मद्रास, और तीसरा आपका था बॉम्बे। अब इन तीन जगह को एक स्पेशल नाम से बोला जाता था। इन तीन जगह को हम लोग बोलते थे प्रेसिडेंसी। और प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। देखिए, इन तीन जगह को चलाने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन का अपॉइंटमेंट होता था, जिसको हम लोग बोलते थे गवर्नर। मीन्स बंगाल का जो देखभाल करेगा ना, उसको क्या बोला जाएगा, गवर्नर ऑफ बंगाल। मद्रास का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, गवर्नर ऑफ मद्रास।
और सिमिलरली बॉम्बे का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा उसको क्या बोला जाएगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्या किया गया, ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, इस गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंसेप्ट है ना, ये कब से कब तक चला, तो ये आपका चला 1773 से लेके 1833 तक। 1833 तक हम लोग गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन था उस समय। और फाइनली क्या होता है, 1833 में फिर से एक एक्ट पास होता है, और इस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट से क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनका नाम बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने आपके विलियम बेंटिक। ठीक है, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है वो आपका कब से कब तक चला, तो 1833 से लेके 1858 तक। ठीक है, फिर 1858 में क्या होता है, 1858 में और एक कानून पास किया जाता है, और एक एक्ट पास किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इस एक्ट से क्या किया गया, इस एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और वाइस रॉय ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है ना, ये आपका 1858 से लेके 1947 तक चला, जब तक हमको आजादी नहीं मिल जाता है। और पहले वाइस रॉय कौन बने, तो यहाँ पे पहले वाइस रॉय जो थे ना, फर्स्ट वाइस रॉय आपके थे लॉर्ड। इस तरह से वाइस रॉय गवर्नर जनरल का कंसेप्ट चला। अब देखिए यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेना कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो देखिए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यहाँ पे कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। एक्चुअली में क्या था ना, 1858 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो क्या थे, लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया, और फिर इन्हीं का ही पोजीशन चेंज करके, मतलब लॉर्ड कैनिंग को ही हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग। और उसी तरह लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, इनका नाम है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो अब हम अगर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। बट देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इससे आपको एक टॉपिक अपने कॉपी में लिख के रखना पड़ेगा, दैट इज गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयस ऑफ इंडिया। ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें पढ़ के जाना है एग्जाम के समय। और कैसे पढ़ना है, तो जितने भी गवर्नर जनरल हो, जितने भी वाइसरॉय ऑफ इंडिया है, अगर इनके टाइम पीरियड में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तो आपको वो इवेंट पता होना चाहिए, या अगर इन गवर्नर जनरल लोगों ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया है तो वो इनिशिएटिव भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक से, तो हमें पता है ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ही क्या हुआ, 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन सती वाज एबॉलिश। तो जब सती को एबॉलिश किया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नेम ऑफ स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये आपका आया है शेड्यूल ऑफ द, क्वेश्चन जो है वो आपका कहाँ से आया है, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमें पता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था तो ओरिजिनली यहाँ पे कितने शेड्यूल्स थे, तो ओरिजिनली 8 शेड्यूल है थे।
और एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना आपको 12 शेड्यूल और उस 12 शेड्यूल में किस चीज की बात की गई है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, फर्स्ट शेड्यूल बात करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटी का। नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटी। सेकेंड शेड्यूल जो बात करता है, सेकेंड शेड्यूल बात करता है आपका सैलरी एंड अलावेंसेस का। सैलरी, अलावेंसेस, प्रिविलेजेस, ठीक है। तो ये किसको, तो ये बेसिकली यूनियन और उसके अंडर में जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनके सैलरी, अलावेंसेस, प्रिविलेजेस, उसके बारे में ये बात करता है। अब थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? तो थर्ड शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, ये बात करता है आपका ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में, शपथ ग्रहण के बारे में थर्ड शेड्यूल बात करता है। फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? तो फोर्थ शेड्यूल बात करता है आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में किस स्टेट को कितना सीट्स दिया जाएगा उसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो फोर्थ शेड्यूल में की गई है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए, जैसे सेवेंथ शेड्यूल एक इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में? तो सेंटर और स्टेट के बीच में। अब इसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना हमारे सेवेंथ शेड्यूल ने क्या किया है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस एंटायर सब्जेक्ट को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेवेंथ शेड्यूल इट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, 3 तरह के लिस्ट के बारे में ये बात करता है। यूनियन लिस्ट क्या होता है? तो ये ऐसा लिस्ट है जिसके ऊपर लॉ कौन बनाता है? इसके ऊपर लॉ बनाएगा आपका यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? तो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉ कौन बनाता है? तो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर जो लॉ या कानून आपका स्टेट और सेंटर दोनों बना सकता है, स्टेट और सेंटर दोनों बना सकता है, लेकिन हमेशा किसका लॉ प्रिवेल कर जाएगा? तो हमेशा सेंटर का लॉ क्या होता है? प्रिवेल कर जाता है। मीन सेंटर के लॉ को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा महत्व देते हैं। उसी तरह एक और शेड्यूल आपको याद करके रखना है, जो है आपका 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? तो 8th शेड्यूल आपका बात करता है शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में, शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में आपको क्या याद होना चाहिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना ओरिजिनली, तो इसमें टोटल कितने लैंग्वेज थे? तो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने जब अडॉप्ट किया था ना, तो टोटल शेड्यूल लैंग्वेज कितने थे हमारे पास? 14। एट प्रेजेंट कितने शेड्यूल लैंग्वेज है? तो एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज कितने हैं? 22। मीन्स बाद में 8 शेड्यूल लैंग्वेज को ऐड किया गया था। अब ये कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया था ना, आप लोग यहीं पे इसको समझ लो। तो देखो सबसे पहला जो लैंग्वेज ऐड किया गया था ना, दैट वाज योर सिंधी, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो लैंग्वेज, सेकंड क्या किया गया? सेकंड में 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। और लास्ट में 4 और लैंग्वेज को ऐड किया गया, दैट इज बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली, ठीक है। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, आपसे अमेंडमेंट भी पूछ लेता है कि सिंधी को हम लोगों ने किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया था। तो ये याद रखना, ये ऐड किया गया था आपका 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को हम लोगों ने ऐड किया था 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। और बोडो, डोगरी और संथाली को हम लोगों ने ऐड किया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2004 के तहत। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया किस तरह शेड्यूल आपको पढ़ना है, और सारे इंपॉर्टेंट शेड्यूल आपको याद होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी कहाँ पे दिया गया है? तो इट इज गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच अमेंडमेंट। तो देखिए सेक्युलर शब्द है ना, ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखना है ना कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ रिपील कर रहे हो, हटा रहे हो, या कॉन्स्टिट्यूशन में मान लो कोई चेंजेस लेकर आ रहे हो, तो इस एंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंटायर प्रोसेस को बोला जाता है अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हो बाय यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 368। 368 आर्टिकल का इस्तेमाल करके हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते हैं। अब हुआ क्या ना कि 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, और इस चेंजेस को लाने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया। और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, मतलब बहुत सारे चेंजेस इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया है। इसीलिए आपको याद रखना है ना कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाया गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में क्या क्या चेंजेस लाया गया था। तो प्रियम्बल में आपके तीन नए शब्द जोड़े गए थे। एक था आपका सेक्युलर, दूसरा जो शब्द यहाँ पे जोड़ा गया था दैट वाज योर सोशलिस्ट, और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया था ना दैट वाज योर इंटीग्रिटी। तो ये तीन शब्द प्रियम्बल में ऐड किए गए थे थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसी तरह और क्या चेंजेस लाया गया था, तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है पार्ट 4, और पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है, तो ये बात करता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था ना कि बहुत सारे नए नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी ऐड किया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 39A को ऐड किया गया था, आर्टिकल 43A को ऐड किया गया था, आर्टिकल 48A को भी ऐड किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इटसेल्फ बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, विच वाइसरॉय ऑर्डर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। इसका मतलब क्या है कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे। तो यहाँ पे ना जैसे हम लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, दूसरे क्वेश्चन में, कि आपको क्या पता होना चाहिए, गवर्नर जनरल या वाइसरॉय, और इनके टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो ये डायरेक्ट इवेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल, पूछ क्या रहा है कि इस इवेंट के दौरान कौन वाइसरॉय था। तो देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे ना या वाइसरॉय थे, उनका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। बट मान लीजिए आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिपील किया गया, हटाया गया, तो उस समय हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटाया कब गया। तो इसको हटाया गया था 1911 में, और 1911 के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड हार्डिंज। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं कि आपको इवेंट में बता रहा हूँ और उस समय कौन गवर्नर जनरल या वाइसरॉय थे, यहाँ से क्वेश्चन बड़े आते हैं। अब मान लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, आपसे पूछ लेता है कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर है उसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद सबसे बड़ा मेजर इवेंट क्या था, तो इट वाज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये कब बना था आपका 1885 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, तो इनका नाम है आपका लॉर्ड डफरिन। इसके बाद का मेजर इवेंट क्या है आपका, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो
पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इसके बाद का मेजर इवेंट क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, और ये मुस्लिम लीग बना कब था? तो 1906 में। तो जब मुस्लिम लीग बना तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन आंसर नहीं होगा इसका। तो लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1905 तक ही था। आपको क्या याद रखना है कि जब मुस्लिम लीग बना 1906 में, तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। अब देखो, मिंटो से आपको एक चीज और याद रखना है ना, ये वही मिंटो साहब है जो 1909 में इनके नाम के ऊपर एक एक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से क्या किया गया था? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट लाया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट, या कभी कभी या इसको हम लोग कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट किसके लिए था? तो ये मुस्लिम्स लोगों के लिए था। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि अगर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में कोई अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, तो उस मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कौन करेगा? तो केवल मुस्लिम पीपल ही वोट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो को हम लोग फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया भी बोलते हैं। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। देखिए, इसके बाद का जो मेजर इवेंट आता है ना, वो रॉलेट एक्ट है। तो रॉलेट एक्ट के समय वाइसरॉय कौन था? तो इनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से आपको क्या याद रखना है कि इनके टाइम पे और एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में शुरू हुआ था, तो उस समय गवर्नर या वाइसरॉय कौन थे? तो उस समय वाइसरॉय आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये शुरू कब हुआ था? 1920 में। बट हमें ये भी पता है कि फरवरी 1922 को एनसीएम को क्या किया गया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया, तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो इस समय भारत के वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड रीडिंग। तो इस तरह से आपको ना हर वाइसरॉय और उनके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और सेम क्वेश्चन को आप, मतलब सेम चीज को आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉ, तो उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया कि किस तरह इसको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।